गाइस हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि वारंटी अकाउंटिंग एसएपी के स्टाइल में कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करते हो तो वारंटी दो प्रकार की होती है। एक जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हो तो उसके साथ आपको गारंटी वारंटी जो भी दी जाती है तो वो आपका कवर्ड होगा इंड एस 37 में या फिर आई एस 37 में आप उसको बोल सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अगर एक फैक्ट्री हो कंपनी हो जो कि प्रोडक्ट बेचती है और उसमें बाद में आपका वारंटी एक्सपेंस हो सकता है, तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान देने पड़ेंगे कि आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है ट्रेंड है उसके हिसाब से आपको एस्टिमेट निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मान लीजिए हम 100 प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें कितने प्रोडक्ट में वारंटी एक्सपेंस की ज़रूरत पड़ती है और अकॉर्डिंगली आपको प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर एक्सपेंस का एक्रूअल लेना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कुछ लोग वारंटी परचेस करते हैं, ठीक है, तो एडिशनल सर्विस वारंटी परचेस करते हैं तो दिस इज एज गुड एज योर, क्या बोल सकते हैं आप उसको, रेवेन्यू। तो इसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू, लेकिन ये रेवेन्यू इमीडिएट बुक नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बुक करते हैं ये हम लोग जानते हैं आपका इंड एस 115 के हिसाब से, या IFRS 15 बोल सकते हो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट बेचते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और बाद में जब एक्चुअल में खर्चा होगा तो फिर वो प्रोविजन के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और ईयर एंड में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने प्रोविजन बनाया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा जिसका आपने यूटिलाइजेशन नहीं किया है, डिपेंड अपॉन कंपनी की क्या पॉलिसी होती है इस पर। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि जो पहला वारंटी होता है, जो प्रोडक्ट के साथ आप वारंटी देते हो उसको बोलते हैं एश्योर्ड एश्योरेंस वारंटी। तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि इंड एस 37 के हिसाब से डीलिंग करोगे यहाँ पे। फिर हम लोग बात करते हैं ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बाद FMGC में, ठीक है, ऑटोमोबाइल में, ठीक है, ऑटोमेशन कंपनीज में ये सारी चीज़ें रिलेवेंट होती है। तो मान लीजिए कि आपने 10 लाख का प्रोडक्ट बेचा और डिपेंड करता है कि 2% आपका वारंटी का प्रोविजन ऐसा आपको एस्टिमेट करने के लिए बोला गया है, तो 20,000 का आपको प्रोविजन बनाना है। लेकिन बाद में पता चला कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और सिर्फ 5,000 रुपये का है एक्चुअल में खर्चा हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कहानी शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू होता है कहानी? सबसे पहले आपने प्रोडक्ट बेचा तो आपने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया होगा VA01 से, उसके बाद आपका VL01N से OBD PGI ये सब प्रोसेस हुआ होगा, ठीक है, डिलीवरी वगैरह का जो प्रोसेस बोलते हैं, और बिलिंग किया गया होगा आपने VF01 से, ठीक है, सेल्स ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट आता है कि अगर आप चाहो तो FB70 से भी बिलिंग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जनरली प्रेफर होता है सेल्स ऑर्डर से बिलिंग करना, यानी कि VF01 से। फिर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट जो है ना, आपको इनवॉइस जनरेट होगा F2 सीरीज का GST इनवॉइस आप बनाओगे सेल्स ऑर्डर के तहत, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे ही आपने इनवॉइस किया तो आपका कस्टमर डेबिट हुआ, यानी कि आपके पास डेटर्स खरा हो गया और अकॉर्डिंगली आपके PNL में रेवेन्यू आ गया 10 लाख का और GST लायबिलिटी क्रिएट होगी 1.8 लाख की। तो यहाँ पर आपने कस्टमर अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट और आउटपुट GST को क्रेडिट किया है। आपके पास ये एंट्री मारने के बाद एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, उसको आप FB03 में जाके देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि VF0 से आप जब इनवाइस करते हो तो RV डॉक्यूमेंट जनरेट होता है और जब आप FB70 से करते हो तो DR डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, लेकिन दोनों का क्रेडिट नोट एक ही होता है, DG सीरीज का डॉक्यूमेंट नंबर, और पेमेंट दोनों का एक ही होता है, DZ सीरीज का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि वारंटी प्रोविजन यहाँ पर आप बनाओगे। अभी आपने प्रोडक्ट बेच लिया तो आपकी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करोगे, वारंटी के लिए प्रोविजन बनाओगे। तो ये एंट्री आप या तो मंथ एंड पे जो मैनुअली करोगे, ठीक है, या फिर आप ऑटोमेटेड जो है ना एंट्री पास करोगे, ठीक है। तो मैनुअल एंट्री करोगे या ऑटोमेटेड एंट्री पास करोगे, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि FBS1 जो आपने R2R में सीखा होगा, तो FBS1 जो होता है या फिर KSU5, ये दोनों आपने क्या बोलते हैं टी कोड का यूज़ करके आप यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जनरली प्रेफर किया जाता है, ज़्यादातर कॉमन होता है जो सबको पता है, F-02 करके, ठीक है। अगर ये सब ब्लैक लाइन वगैरह के थ्रू आप करते हो या किसी टूल के थ्रू जो कि आपका SAP से इंटीग्रेटेड है, तो फिर इतना डॉक्यूमेंट नंबर और इतना जो है ना टी कोड आपको पता नहीं होता है जिसके थ्रू आप एंट्री मार सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने वारंटी का प्रोविजन बनाया है तो सबसे पहले क्या हो गया, आपने वारंटी को एक खर्चे की तरह लिया है जिससे आपका PNL अकाउंट 20,000 रुपये से कम हो गया प्रॉफिट, और एक्सपेंस कर दिया, और उसके बाद अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट में लायबिलिटी खड़ी होगी 20K की, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट सीरीज ऐसे टाइप जनरेट हो गया। तो आपने वारंटी का प्रोविजन बना लिया। कितने का प्रोविजन बनाया? 20,000 का प्रोविजन बनाया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कस्टमर का आपके प्रोडक्ट में कांड हो गया और उसने क्लेम रेज किया कि भाई तो तुम्हारा प्रोडक्ट गड़बड़ है, मेरा वारंटी पीरियड में मेरा जो है ना वो इसको ठीक करो।
तो यहाँ पर कस्टमर क्लेम हो गया। कस्टमर क्लेम करने के बाद आप तो या तो VA01 से सेल्स ऑर्डर क्रिएट करोगे, जो कि जनरली प्रेफरेबल नहीं होता है कि भाई सेल्स ऑर्डर करके आप एंट्री मारोगे। तो आप यहाँ पर क्या करते हो कि IW31 से सर्विस ऑर्डर क्रिएट करते हो। ठीक है, S4 हाना में ये टी कोड अलग है, IW51 52 है। ठीक है, तो आपने जो है ना क्या किया, वारंटी क्लेम करने के लिए आपने क्या क्रिएट किया, आपने सर्विस ऑर्डर क्रिएट कर दिया। अभी जहाँ तक बात करते हैं कि वो वारंटी करने टाइम है ना, आपका कुछ इन्वेंट्री भी खर्चा होगा, क्योंकि आप उसको ठीक ठाक करोगे तो फिर आपके जो है ना कंपोनेंट वगैरह इन्वेंट्री वगैरह तो खर्चे होंगे। तो अब उस सिचुएशन में आपका क्या होता है कि 201 मूवमेंट कराना पड़ेगा आपको इन्वेंट्री का, यानी कि बैलेंस शीट में जो आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो इन्वेंट्री कम हो जाएगी। मूवमेंट टाइप 261 होगा और अकॉर्डिंगली आपका मीगो होगा। ठीक है, या फिर आपका MB1A, ये टी कोड जो है ना ये रन होगा, मीगो या फिर MB1A। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप WA जनरेट होगा। ठीक है, तो जब आपका मूवमेंट होता है तो 201, 261 और 601 ये अलग अलग पर्पस के लिए होता है। क्योंकि आपने वारंटी रिपेयर के लिए लिया है तो यहाँ पर 261 वाला मूवमेंट टाइप WA डॉक्यूमेंट सीरीज जनरेट होगा। मतलब आपने वारंटी का जो खर्चा में आपको क्या लगेगा, आपको स्टॉक में से चीज़ें निकालनी पड़ेगी ताकि आपने रिपेयर वगैरह कर पाओ वारंटी के तहत। ठीक है, तो स्टॉक आपका 5,000 से कम हो जाएगा और एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,000 से जो है वो आ जाएगा। तो डेबिट होगा वारंटी कंजम्पशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर आपको WA सीरीज का डॉक्यूमेंट टाइप जनरेट होगा, आप MB03 में चेक कर सकते हो। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि अब बात आती है कि खर्चा तो आपने कर दिया, प्रोविजन पहले आपने 20,000 का बनाया, खर्चा आपने वारंटी रिपेयर में 5,000 का किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आप क्या करोगे, वारंटी प्रोविजन का जनरली ये सब चीज़ें, ये जो एंट्री होती है वो ऑटो सेट होती है। आप क्या करोगे, वारंटी प्रोविजन अकाउंट डेबिट, मतलब आप जो आपने प्रोविजन बनाया था उसमें से 5 रुपये निकाल लोगे और अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर आपने एक्सपेंस को डेबिट किया था उस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दोगे, वारंटी कंजम्पशन एक्सपेंस को क्रेडिट कर दोगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5,000 रुपये से आपका प्रोविजन कम हो गया और 5,000 रुपये से स्टॉक कम हो गया बैलेंस शीट में। तो फिलहाल हमारा जो वारंटी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू वारंटी एक्सपेंस अकाउंट 5,000। ठीक है, तो प्रोविजन 5,000 से कम हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस हमारा क्रेडिट हो गया, एक्सपेंस क्रेडिट हो गया। ठीक है, यानी हमारा रेवेन्यू बढ़ गया अल्टीमेटली, जो हमने यहाँ पर एंट्री मार के खर्चा दिखा दिया था उसको ठीक कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि ईयर एंड में रीअसेसमेंट होता है किस चीज़ का, जो आपने प्रोविजन बना रखा था 20,000 का, या तो आपने ये खर्चे से ज़्यादा प्रोविजन बना रखा था या फिर खर्चे से कम प्रोविजन बना रखा था। जैसे हमारे केस में 20,000 का प्रोविजन बनाया था आपने और सिर्फ आपका 5,000 का खर्चा हुआ, तो 15,000 का आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग ईयर एंड पे एक रीअसेसमेंट करते हैं जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है आपको। आप FAGLB03 से प्रोविजन का GL निकालोगे, एक्चुअल में प्रोविजन आपने बनाया था 20,000 का ये देखोगे और इस्तेमाल किया है 5,000 का ये देखोगे। उसके बाद क्या करोगे कि ये जो पर्टिकुलर GLs हैं, ठीक है, उसके लिए आपको KSB1 रिपोर्ट निकालना है और ओपन वारंटी को देखने के लिए IW39, IW28 का भी यूज़ कर सकते हो। जब ये सब प्रैक्टिकली चीज़ें करोगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर पर्पस क्या है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपने 15,000 का 20,000 का प्रोविजन बनाया था और 5,000 यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके री एस्टिमेशन करोगे और अकॉर्डिंगली जो भी आपने एक्सेस प्रोविजन बनाया होगा, ठीक है, ये प्रोविजन इज इनएडिक्वेट, तो और प्रोविजन आपको बना लेना है एंट्री पास करके। ठीक है, वारंटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अगर एक्सेस प्रोविजन बनाया था तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन को डेबिट करके वारंटी एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रहा प्रोडक्ट की वारंटी। और एक वारंटी होता है जो कस्टमर हमसे एक्सटेंडेड वारंटी खरीदता है, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन इमीडिएटली नहीं करते हैं, हम लोग धीरे धीरे करके रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। ठीक है, ओवर द सर्विस पीरियड, जैसे 3 साल का यहाँ पर सर्विस पीरियड है। तो प्रोडक्ट आपने 10 लाख का बेचा है जिसपे एक्सटेंडेड वारंटी 60,000 का 3 सालों के लिए खरीदा है भाई साहब ने, कस्टमर ने। ठीक है, तो IFRS 15 बोलता है कि ये आपका सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है ये 60,000 वाला, और उसका रेवेन्यू मस्ट बी डिफर्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि IFRS 15 ये बात बोलता है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि VA01 से यहाँ पर भी सेल्स ऑर्डर आप क्रिएट करते हो। आपका मशीन बेचना है 10 लाख का, एक्सटेंडेड वारंटी आपको बेचनी है 60,000 की, वो भी 3 सालों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका सेल्स ऑर्डर टाइप आपने जनरेट कर लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका अब टाइम आ गया बिलिंग करने का, मतलब प्रोडक्ट को बेचने का। तो आपने कस्टमर को 10 लाख का प्रोडक्ट बेचा तो ऑब्वियसली 10 लाख की रेवेन्यू आप बुक कर सकते हो। 60,000 का उसको डिफर्ड वारंटी रेवेन्यू, यानी कि ये आप क्या करोगे, लाइबिलिटी में ले जाओगे, ना कि आप इसका रेवेन्यू बुक करो। इसका नाम है रेवेन्यू बट ये लाइबिलिटीज़ है।
उसके बाद जीएसटी लायबिलिटी जैसे आप क्रिएट करते हो वैसे क्रिएट करोगे, और कस्टमर अकाउंट में डेटर्स खड़ा हो जाएगा। 12,50,800 का आपका डेटर्स खड़ा है, आपको जीएसटी की लायबिलिटी जो है वो 1,90,800 की खड़ी है, और आपका पीएनएल अकाउंट में रेवेन्यू 10 लाख आ गया, और बाकी लायबिलिटी साइड में ही आपने 60,000 का रेवेन्यू बुक कर दिया, आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको करना पड़ेगा। जैसे 60,000 डिवाइड बाई 36 महीने, 36 महीने क्यों, क्योंकि 3 साल 12×3 = 36। ठीक है, तो 1667 पर मंथ आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। जनरली ये आरएआर में ऑटो पोस्टिंग होता है FBS1 से, या फिर आप मैनुअल करना चाहते हो तो F-02 से कर सकते हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे जनरेट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका रेवेन्यू बुक हो गया 1667 का, और जो आपने यहाँ पर लायबिलिटी खड़ी की थी ना 60,000 की, उसमें से कम हो गया लायबिलिटी 1667 का। हर महीने ये होगा, 36 महीने तक ये वाली एंट्री होते चलेगी। ठीक है, 36 महीने तक ये वाली एंट्री होते चलेगी, ध्यान रखना। अब क्योंकि आपने जो वारंटी बेचा था, तो कोई वारंटी क्लेम करेगा तो वहाँ पर भी आपका स्टॉक जो है वो कम होगा। स्टॉक कम होगा तो यहाँ पर वारंटी सर्विस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट, यानी कि स्टॉक आपका 3,000 से कम हो जाएगा, और पीएनएल में एक्सपेंस 3,000 का आ जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू आपको 3,000 से कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये जो चीज़ें देखी हैं, आपको ध्यान में रखना है कि वारंटी अकाउंटिंग का कंसेप्ट, और ओवरऑल आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। एग्जैक्टली आप जब इसको करोगे तो समझ में आएगा। तो ये नई अकाउंटिंग है, जो लीज अकाउंटिंग, वारंटी अकाउंटिंग, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, तो फिक्स्ड एसेट्स जो अकाउंटिंग होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, तब जाके आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर लेवल के लिए क्लेम कर सकते हो कि यस आई कैन डू दिस। एंड हाँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती है कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने पड़ते हैं एस्टिमेट करने के लिए। ये ध्यान रखना, इसमें आपका कुछ भी फैक्टर हो सकता है, वो प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है, मैनेजमेंट रिपोर्ट हो सकता है, पास्ट ट्रेंड हो सकता है। तो ये एस्टिमेट करना जो है ना, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है कि भाई साहब कितने का प्रोविजन बनाना है। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं लोग, जीएल का डंप निकालते हैं और एवरेज ले लेते हैं, और एवरेज जो पास्ट 4 महीने का, मान लो 6 महीने का, और उसके हिसाब से प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, बट ऐसा मतलब प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अदर देन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर दोनों को कंसिडरेशन में रखना चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जयराम जी की।